नमस्कार, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। मंजिलें कदम चूमेंगी, मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। आइए देर न करते हुए हम लोग फिर शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास श्रृंखला में हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब अब अंग्रेज़ों को लगा कि इधर शाही सेना भी विद्रोह कर रही है, तमाम ऐसी सारी प्लान फेल हो रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय मिशन भारत में भेजा। मार्च 1946 में, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्वयं स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसमें आया। तो जब ये आया तो इन पे फटाफट हम लोग समय बचाते हुए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। अब कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे, तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री यानी शाही नौसेना, वहाँ ब्रिटिश नेवी का जो मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन में, उसे ए.बी. अलेक्जेंडर था। तो ये आए, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल हो जाएंगी, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, और वो सदस्य मिलकर के संविधान सभा का निर्माण करेंगे। यानी कहने का मतलब एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी भारतीय होंगे। ये बात यहाँ आती है, जबकि क्रिप्स मिशन में अधिकांश भारतीय की बात कही गई थी, इसलिए हमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और अब देखिए कि इसमें भारतीय होंगे सभी लोग। तो भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार कुल 389 सदस्य, यानी कह सकते हैं उस समय लगभग देश की आबादी 39 से 40 करोड़ थी, जिसमें 296 यानी 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से लिए गए थे, सदस्य लेने थे, और 13 देशी रियासतों से लिए जाने थे। ऐसा प्रावधान था। और उसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ABC में सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा, अर्थात पाकिस्तान निर्माण की कोई बात नहीं कही गई। ये बात जिन्ना ने जैसे सुना, कैबिनेट मिशन का बहिष्कार करना शुरू किया। यद्यपि चुनाव लड़ते हैं लोग, लेकिन मुस्लिम लीग को उतनी सफलता नहीं मिली। 296 सदस्यों में से 208 सदस्य केवल कांग्रेस के चुनकर आए। इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बात करते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको रोक करके बना लें, या आप इसे 5 करके बना लेंगे। मैं मिटाता हूँ और आगे बात करता हूँ कि गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उस समय की परिस्थितियों में उत्कृष्ट योजना थी। यानी इसमें जो भी प्लान दी गई थी, गांधी जी कहें कि बहुत अच्छी योजना थी, और वास्तव में यही चल करके आगे संविधान सभा का आधार बनती है। तो देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। अब कैबिनेट मिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो इसके प्रावधानों को देखते हुए गांधी जी ने टिप्पणी की। गांधी जी क्या कहते हैं? तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों या यूँ कह सकते हैं कि जो इस समय परिस्थितियाँ बन रही थी, उस समय ये योजना बहुत कारगर थी। तत्कालीन परिस्थितियों में यह उत्कृष्ट योजना थी। ये गांधी जी कहते हैं। अब क्या होता है, समय की बाध्यता को देखते हुए थोड़ी हमें रफ्तार भी बढ़ानी होगी। होता ही है
कि जुलाई में चुनाव होता है संविधान सभा का, जुलाई 1946 में संविधान निर्माण समिति या सभा कह लें, समिति का चुनाव हुआ, जिसमें 292 में से 208 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली। अब थोड़ा सा बता दें कि हालांकि संविधान का टॉपिक या संवैधानिक पृष्ठभूमि है, यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो 389 सदस्यों का प्रावधान था, उन 389 सदस्यों में 292 प्लस 4 और 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतों से मनोनीत, मतलब प्रत्येक देसी रियासत अपना अपना कोई सदस्य मनोनीत करके भेजेगी, ऐसा प्रावधान था। और ये 292 अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आने थे। ये मैं कह सकता हूँ कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी प्रांतों की विधानसभाएं अपने अपने यहाँ से सदस्यों को चुनकर भेज रही थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी आम चुनाव नहीं था, कहने का मतलब डायरेक्ट जनता ने वोट नहीं किया था इन सदस्यों के लिए। अच्छा, 292 तो 11 ब्रिटिश प्रांत, और ये चार जो हैं चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे, चीफ कमिश्नर वाले प्रांत। और वो चीफ कमिश्नर वाले जो 4 प्रांत थे उनको जान लेते हैं कौन कौन से थे। वो चीफ कमिश्नर वाले प्रांत 4 थे, 4 चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे। दिल्ली, एक चीफ कमिश्नर दिल्ली में बैठती थी तो वहाँ से एक सदस्य आना था। दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, अब राजस्थान में पड़ता है। तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा कुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है इस समय। अब ये पाकिस्तान में चला गया है बलूचिस्तान। तो यहाँ से लोग चुन करके आते हैं। देशी रियासतें हालांकि प्रतिभाग नहीं करती हैं। इन चीज़ों को हम अपने संवैधानिक पृष्ठभूमि या जब संविधान पढ़ाते समय जिक्र करेंगे। फिलहाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो इतिहास में है इतना पर्याप्त होगा, तो इसे नोट करें फटाक से। तो नोट कर लें, और नहीं नोट किए तो रोक करके नोट कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं किस पे। जब चुन करके आते तो अधिकांश कांग्रेस के ही सदस्य आते हैं। प्रक्रियाएं ले लेते हैं, इस चुनाव पर प्रक्रियाएं क्या क्या हुई। प्रक्रियाएं, कौन विद्वान या किसने क्या प्रतिक्रिया दिया। पहली बात की चर्चिल, विंस्टन चर्चिल कहता है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था। चर्चिल कहता है कि संविधान सभा एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान सभा एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इनकी टिप्पणी उसमें लॉर्ड साइमन, उसने कहा, मतलब कांग्रेस एक हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन कहा।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, टिप्पणी होती है। और इधर क्या होता है कि जिन्ना ने देखा कि पाकिस्तान की बात तो कोई चली नहीं रही है, तो उसने जिहाद की घोषणा कर दी, दंगे करवाए, और उसे कहा गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, या इसे सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष या सीधी दोनों बोलते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, ध्यान देना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये तिथि है डायरेक्ट एक्शन डे की 16 अगस्त 1946, क्योंकि सीटें तो कम जीते हैं। उद्देश्य पूरे भारत में जिन्ना के आह्वान पर पूरे भारत में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे कराए गए। सांप्रदायिक दंगे करवाए गए। उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग मनवाना। और इन दंगों का केंद्र था, दंगों का मुख्य केंद्र नोआखली, ये बंगाल में पड़ता है, मतलब उस अब बांग्लादेश में चला गया। नोआखली, दंगों का केंद्र नोआखली था। नोट कर लें इसे फटाक से। अच्छा, अब दंगे करवाए, तो ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ, बहुत आपने लिख लिया होगा या रोक करके लिख लें। तो पूछा जाता है कि सीधी कार्यवाही या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? जिन्ना के कहने पर 16 अगस्त 1946 को, और मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। ये लीग का ही एक्शन है सब। तो क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काला दिवस कहा। ये पूछा जाता है किसने काला दिवस कहा था? फेडरल मून अपनी पुस्तक फेडरल मून, लेखक का नाम है फेडरल मून, ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट
बांटो और छोड़ो, इसका अर्थ है बांटो और छोड़ो। डिवाइड एंड क्विट में, इनकी पुस्तक है डिवाइड एंड क्विट में डीएडी के तहत, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे के तहत कुल 1,80,000 लोगों के कत्ल के बारे में लिखा है। कहा कि कुल 1,80,000 लोगों का कत्ल हुआ इस दौरान। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल दुखी होकर कहते हैं कि जिन्ना विभाजन चाहें या ना चाहें, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे, विभाजन चाहे या ना चाहे, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। दुखी होकर कहते हैं ये कि जब मार काठी होगी तो ऐसे एकता से क्या मतलब। नोट कर लीजिए। तो ये तिथि याद रखनी होगी। 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और जिन्ना के आह्वान पर पूरे भारत में जगह जगह दंगे कराए गए। उस दंगे का मुख्य केंद्र बंगाल में नोआखली था। अच्छा, कुछ और बातें हम लिखते हैं इसको मिटा करके। पटेल जी का तो एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट पटेल जी का है। कहते हैं कि यदि विभाजन स्वीकार नहीं किया, यदि विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक अलग से कार्यालय पाकिस्तान का होगा। ये पटेल साहब कहते हैं। और गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का स्टेटमेंट है कि भारत का विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, और यदि हुआ तो मेरी लाश पर होगा। गांधी ये बात कहते हैं और चले जाते हैं नोआखली दंगे को शांत कराने के लिए। तो ऊपर से मिटाएं। गांधी जी नोआखली पहुंचे
नोआखली पहुँचे और वहाँ का जो समय मुख्यमंत्री था एच.एस. सुहरावर्दी से मुलाकात किए और दंगों को शांत कराया। जब इन्होंने दंगा शांत करा दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, या यूं कहें कि भारत की अंतिम वायसराय भी कह सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, जो काम हमारी फौज नहीं कर पाई, जो काम हमारी फौज नहीं कर पाई, वह काम गांधी जी अकेले कर दिए। गांधी जी ने अकेले कर दिया और बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। किसने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को। तो ये बात हुई। ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी एक युग थे। ये भारत की भूमि धन्य है जो गांधी जैसे सपूत को जन्म दी। लोग गांधी जी की आलोचना करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो गांधी जी को तह तक नहीं पढ़ते हैं। गांधी जी को जो पढ़ता है वो गांधीवादी हो जाता है। ये गांधी जी की ही देन है कि हम लोग सत्याग्रह करते हैं, अपनी मांग मनवा लेते हैं। उन ऐसी शिक्षा वो देकर गए हैं जो उन्हें डीप स्टडी करेगा वही समझेगा गांधी जी क्या थे। नोट कर दीजिए। तो मुस्लिम लीग का जो असहयोग हुआ, असहयोग के कारण वल्लभ भाई पटेल ने टिप्पणी की। तो अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन। आप रोक करके भी बना सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये खास अपने आप में आप सुने रहेंगे। ये शायद मेरा हो सकता है आज आखिरी लेक्चर हो आधुनिक इतिहास का। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, शेयर करिए। और उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी कंपटीशन होगा जिसमें मॉडर्न इंडिया पूछा जाएगा तो काफ़ी मददगार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप टैकल कर पाएंगे। अंतरिम सरकार का गठन, जो कि कैबिनेट मिशन में ही एक और प्लान दी गई थी, एक बात कही गई थी, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो गठन किया भी गया और ये तारीख ही भी हम मेंशन कर दें। ये तारीख थी 2 सितंबर 1946 का दिन था और वायसराय को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कुल 14 सदस्यों का प्रावधान था। अगर मैं कहूँ, इस कैबिनेट में कुल 14 सदस्य थे, कुल 14, और उस 14 में क्या था, 13 + 1, 13 भारतीय मंत्री वगैरह थे, एक वायसराय को लेकर 14 थे। प्रारंभ में क्या किया कि मुस्लिम लीग ने विरोध किया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग
भाग लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु अंत में भाग ले लिया। लीग के कोटे से कुल 5 सदस्यों को मंत्री बनाया गया। अब उन सदस्यों का नाम फटाफट हम ले लेते हैं कि कौन कौन। मैं एक तरफ यहाँ मैं लिखता हूँ जवाहरलाल नेहरू। इनको विदेशी व राष्ट्रमंडल मामले, ये उपाध्यक्ष सरकार के थे और अध्यक्ष वायसराय हुआ करता था। विदेशी, अब इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिख लेंगे कहीं कि नेहरू जी उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के, क्योंकि अध्यक्ष वायसराय हुआ था। विदेशी एवं राष्ट्रमंडल मामले, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले का मंत्री नेहरू जी को बनाया गया। एक दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितना बड़ा नाम है कहीं उससे बड़ा कद था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। आज उन्हीं की देन है कि मैं कह सकता हूँ कि आज अविभाजित भारत या इतना बड़ा भारत मिला। नहीं तो हम निकलते तो कहते इलाहाबाद देश आ गया, इलाहाबाद देश के बाद पता चलता कि जौनपुर देश आ गया, सुल्तानपुर देश आ गया, तमाम रियासतें अपने अपने आप में देश हो जाती। तो जैसा कि इन्होंने अपना रोल निभाया। इनको गृह विभाग मिला था और आंतरिक शांति और सुरक्षा कायम करना गृह विभाग का ही काम होता है। संगठनात्मक पहलू इन्हीं के हाथ में था। नेहरू जी थे, पटेल जी थे और आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन विभाग, रेलवे एवं परिवहन मंत्री इनको बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य विभाग का मंत्री बनाया गया इन्हें। पांचवा, राजेंद्र प्रसाद के अलावा थे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका पूरा नाम था राजगोपालाचारी, पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी भी कहते थे इन्हें। और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये हम जो बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार की बात, जो कैबिनेट मिशन के तहत प्रावधान था उसकी बात हो रही है। ये हो गए सरदार बलदेव सिंह। इन्हें रक्षा विभाग दिया गया, अर्थात रक्षा मंत्री। और कुल 8 सदस्य इसमें थे इधर से और 5 लीग के थे। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। बहुत ही बड़े नेता थे और देश आज़ाद होने के बाद भी इनका कद बहुत बड़ा था जगजीवन राम का। बाबू जगजीवन राम के ही जन्म दिवस को भारत में समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो गए जगजीवन राम। और इसके बाद एक आते हैं, इनका नाम है C.H. भाभा।
सी.एच. भाभा को खान एवं विद्युत मंत्री बनाया गया। खान एवं विद्युत मंत्री, ये पोर्टफोलियो इनके पास था। और स्पेस यहाँ कम है तो 8 ही हो गए। 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को मैं और लिखता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। थोड़ा आप लोग तेजी करेंगे और यद्यप जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था वित्त विभाग अन्य विभागों को ऊपर में लिखता, लेकिन मैंने सोचा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को इकट्ठे लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चला कि जो 5 सदस्य मुस्लिम लीग से लिए गए थे। तैयारी अपनी ऐसी रखो कि प्रश्न कहीं से भी घुमा के पूछे। तो मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग नोट करके बना लेंगे इसे। 5 सदस्य कौन हुए उनको भी हम देख लेते हैं फटाफट। 8 लोग हो गए। अगर मैं 9वें सदस्य की बात करूं, लियाकत अली, ये भी लीग से थे, अर्थात मुस्लिम लीग के सदस्य थे और ये वित्त मंत्री बने। तो पूछा जाता अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, कई बार पूछा जा चुका है। लियाकत अली। और अगर 10वीं की बात करूं, गजनफर खां ये भी लीग से थे। आप जितने का नाम मैं लूंगा सब लोग लीग से हैं। गजनफर खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री। और एक है जोगेंद्रनाथ मंडल, ये चले गए थे पाकिस्तान में। हालांकि अंबेडकर साहब ने मना भी किया था, अंत में मजबूर होकर इस्तीफा भी दे दिए थे पाकिस्तान की कैबिनेट से। जोगेंद्रनाथ मंडल ये कानून मंत्री बने थे। ये भी लीग से थे। 2 सदस्य और थे, एक का नाम था अब्दुल रब नस्तर, जिसे संचार मंत्री बनाया गया। अब्दुल रब नस्तर नाम था इनका, अब्दुल रब नस्तर। ये संचार मंत्री थे और ये भी लीग के कोटे से आते थे। लीग मतलब मुस्लिम लीग, संचार मंत्री। और इस्माइल इब्राहिम चुंद्रीगर, आई चुंद्रीगर जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, इस्माइल इब्राहिम, केवल चुंद्रीगर याद रहेगा तब भी। ये भी लीग के कोटे से आते थे और ये वाणिज्य मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री। अब ये थी, अब मुस्लिम लीग के रवैये के कारण मुस्लिम लीग असहयोग करती थी रह के। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अगर हम विभाजन नहीं स्वीकारे तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत के प्रत्येक कार्यालय में एक अलग से कार्यालय पाकिस्तान का होगा, लिहाजा हमें विभाजन स्वीकार ही करना पड़ेगा। फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब क्लेमेंट एटली जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हम अर्थात अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। इस बात को इटली घोषणा कहा गया। इस चीज़ को मिटाते हैं। इटली घोषणा
घोषणा, इटली घोषणा है 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जब देश आजाद हुआ तो इसमें क्लीमेंट एटली ही प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, कब? 20 फरवरी को घोषणा की घोषणा की 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसी बात को इटली घोषणा कहा जाता है। इधर एक और प्लान आ जाती है, डिकी बर्ड योजना। डिकी बर्ड योजना और ये है मार्च 1947 की। इसमें ये होता है कि 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आते हैं। उन्होंने योजना दी कि भारत में दंगों को कैसे शांत कराया जाए, भारत में दंगों को कैसे शांत कराया जाए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीयों को सत्ता कैसे ट्रांसफर की जाए, सत्ता कैसे हस्तांतरित की जाए। इसी बात को डिकी बर्ड प्लान कहते हैं। डिकी बर्ड प्लान के बाद माउंटबेटन योजना आती है। इसको मिटा दी, मतलब इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग डिटेल लिखते हैं। तो इसके बाद 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आकर के जो अपनी प्लान ए दिया था, इन्होंने इसके बाद एक प्लान प्रस्तुत की, भारतीयों को कैसे सत्ता ट्रांसफ़र की जाए और उसमें क्या क्या प्रावधान होगा, उसे कहा गया माउंटबेटन योजना। क्योंकि यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और आप इसे रोक लीजिए, ठीक, रोक करके अपना बना लीजिए नोट्स वगैरह, ये चाहते हैं तो। अदरवाइज यू आर फ्री फॉर डू दैट यू वांट। जो इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और इसे बोला जाता माउंटबेटन योजना।
और इसका एक नाम और है 3 जून योजना। कभी कभी माउंटबेटन योजना आती है, कभी कभी 3 जून पूछता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी घोषणा जो हुई थी 3 जून 1947 को हुई थी। देखिए, जब माउंटबेटन आते हैं भारत तो सबसे पहले एक क्रमशः गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से, फिर पटेल साहब से मिलते हैं, गांधी जी और पटेल और जिन्ना से मुलाकात है। क्रमशः गांधी जी, सरदार पटेल तथा जिन्ना से मुलाकात की। जिन्ना से मुलाकात की। फिर इन्होंने जो प्लान दी, इस योजना का पहले कुछ फैक्ट लिखा देते फिर आप। इस योजना का प्रारंभिक विद्रोह और विरोध, प्रारंभिक विरोध किसने किसने किया? पहली बात तो विरोध पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया, गोविंद वल्लभ पंत ने किया। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद जी भी पंत में लिख दे रहा हूँ, गोविंद वल्लभ पंत और खान साहब ने और मौलाना आज़ाद ने भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गफ्फार खां, वही खान अब्दुल गफ्फार खां, वह गफ्फार खान ने किया। जो इन्होंने प्लान दिया था, अब इन्होंने विरोध किया। अब देखिए, कुछ फैक्ट यहीं पर लिख लेते हैं, तब आगे की बात हम करते हैं। जैसे योजना प्रस्तुत की गई, जो इन्होंने प्रस्ताव दिया था, ये पहले डेट ही लिख देते हैं, चलिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत, या ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुई। अभी क्या प्लान थी उसको हम बताएंगे। अभी ये समझिए कि ये योजना पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और 15 जुलाई को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित। फिर 16 जुलाई को, अगले ही दिन 1947 को, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पारित। और जॉर्ज सस्टम ने 18 जुलाई को सिग्नेचर कर दिया, एक कानून बन गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 18 जुलाई 1947 को जॉर्ज सस्टम छठे ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया, इसी योजना के आधार पर। नोट कर लीजिए। फिर हम बिंदुवार इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या उसमें प्लान दी गई थी। हालांकि ये बात जो है, इस योजना के आधार पर ये बात की जा रही है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात की जा रही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ये कानून था, इसकी बात हो रही है। और किस योजना के आधार पर? माउंटबेटन प्लान के आधार पर। हालांकि हमें आपको पीछे ले जाना पड़ेगा, माउंटबेटन योजना में क्या क्या था कि ये सारी बातें यहाँ आई। तो इसे आप रोक करके बना लेंगे। अब मैं मिटाता हूँ। देखिए, माउंटबेटन योजना में क्या क्या बिंदु थे। आज़ादी तो हमें मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, लेकिन ये माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ये कानून पारित हुआ। तो देखें इसमें क्या क्या इस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे या प्रस्ताव के बिंदु। प्रस्ताव क्या था इसमें? पहली बात अगर हम करें तो भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे। भारत व पाकिस्तान दो देश होंगे या दो राष्ट्र होंगे। ये उस बात माउंटबेटन प्लान में लिखा गया था। और दूसरी बात कही गई, देशी रियासतें चाहें तो भारत या फिर पाकिस्तान में अपना विलय कर सकती हैं। कर सकती हैं। तीसरी बात कही गई, जो रियासतें इन दोनों से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, दोनों से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, उनके लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अब इसी बीच इसी बात को देखते हुए भारत सरकार का 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार के अंतर्गत रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासत विभाग का गठन किया गया जिसके प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा, देखें इस बात को खाली कहानी सुन लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक सचिव थे, निजी सचिव, जिनका नाम था वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन के माध्यम से एक पत्र लिखा और कहा कि जाकर कह दीजिए माउंटबेटन साहब, इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाली पीढ़ियां भारत की आने वाली पीढ़ियां आपका नाम गर्व से लेंगी, सम्मान के साथ लेंगी। बस एक उपकार कर दीजिए कि जो आपने रियासतों के बारे में बात कही है कि जो रियासतें चाहे स्वतंत्र रह सकती हैं, बस उसमें एक क्लॉज अलग से जोड़ दीजिए। वो क्लॉज ये था कि ऐसी रियासतें, समझ लीजिए इसको, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। एक बात, और वार्षिक आय
वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से अधिक हो, उन्हें ही अलग होने का हक हो। मतलब वही रियासतें अलग हो सकती हैं। और जब बीपी मेनन लेके जाते हैं चिट्ठी और डायरेक्ट लॉर्ड माउंटबेटन से कहते हैं तो सरदार पटेल की ये बात मान ली जाती है। सोचिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चतुराई उस समय नहीं किए होते, माउंटबेटन प्लान में ये बात नहीं जोड़ने के लिए कहे होते, तो आज क्या होता। भारत में आज जो भारत है इसमें पता नहीं कितने देश बन गए होते, छोटी छोटी रियासतें सब आज़ाद होने लगती, अलग अलग अपना। इसीलिए सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता का देवदूत कहा जाता है। इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, इसीलिए इनकी जन्मतिथि को अर्थात 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें थी। चलिए, मैंने कथानक बता दिया। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए जल्दी जल्दी मिटाना पड़ता है। तो 2-3 प्रावधान हुए, तो मैं ऊपर से मिटाऊंगा। चलिए, इसको रोक लेंगे आप, फिर लिखेंगे। मिटाता हूँ ऊपर से। अब बात ये आती है कि कहा गया कि बंगाल, और क्योंकि बंगाल आज पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल आज भारत में, पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश बन गया है, उसमें पूर्वी पाकिस्तान होता था। और पंजाब का एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और एक हिस्सा भारत में है। तो इसी माउंटबेटन प्लान में दी गई थी, माउंटबेटन योजना में बात कही गई थी, बंगाल व पंजाब विधानसभाओं के 2 भाग होंगे, 2 भाग होंगे। हो भी गए, एक भाग पाकिस्तान चला गया, एक भाग भारत में आया। और चौथी बात, असम के सिलहट में असम के सिलहट में जनमत संग्रह कराया जाएगा। संग्रह कराया जाएगा। 4 बातें। जो 5वीं बात थी, भारत व पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि किया भी गया। रेडक्लिफ आयोग, अलग पाकिस्तान इसे मानता ही नहीं, रेडक्लिफ आयोग का गठन किया जाएगा। ये बातें हो गई। और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही वो बातें लिख दी थी यहाँ पे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कुछ तथ्य आप किताबों से पढ़ेंगे और मेजॉरिटी यहाँ पे सारी चीज़ें हो ही गई हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर अब होता यह है कि पारित हो गया। दिल्ली के केंद्रीय सभागार, जो संसद का सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है आज, जो पुरानी संसद थी, अब तो नई संसद बन गई है, नई बिल्डिंग बन गई, जो पुरानी बिल्डिंग है जिसे संविधान भवन की उपमा दी गई। तो दिल्ली के केंद्रीय सभागार में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा
15 अगस्त 47 को भारत, या यूं कहें कि अर्धरात्रि को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नेहरू ने नियत के साथ वादा, JL में लिख दे रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को नियति के साथ वादा, इसे ध्यान देना, ही पूछा जाता है किसने पढ़ा था नियत के साथ वादा नामक घोषणा पत्र। नियत के साथ वादा नामक घोषणा पत्र घोषणा पत्र पढ़ा और भारत आज़ाद हो गया। अब भारत आज़ाद हो गया। आप रोक सकते हैं, अब मैं ऊपर से फिर उठा रहा हूँ, कुछ तथ्य यहाँ बता दे रहा हूँ, हालांकि जो कि एग्जाम में आने लायक है। कुछ चीज़ें पूछी जाती है। आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन का PM क्लीमेंट एटली था, जैसा कि एटली घोषणा वगैरह आप सुने ही। और 14-15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा जन गण मन गाया गया। जन गण मन का गायन किया गया। ये बातों को आप नोट कर लेंगे। हालांकि इसमें कुछ और बातें रह जाती हैं कि जैसे जून में कांग्रेस की एक बैठक होती है, मौलाना अबुल कलाम JB कृपलानी की अध्यक्षता में। ये भी पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी थे। और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि कांग्रेस का अध्यक्ष जब देश आज़ाद हुआ तो कौन था? JB कृपलानी। और जब ये जून में बैठक होती कांग्रेस की, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं गोविंद वल्लभ पंत और समर्थन मौलाना आज़ाद कर देते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके विरोध में मत देते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे आंदोलन को तकनीकी कारणों से रोकना पड़ रहा है। आज की क्लास यहीं पे स्थगित होती है और मैं बोल दे रहा हूँ, अब सुन लें। उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि देश के विभाजन के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी नहीं माफ़ करेगी। तो मेरी तरफ से आधुनिक इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। रही बात
पोस्ट इंडिपेंडेंस की, ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये कभी देखा जाएगा। आपका समय शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और खूब मस्ती से पेपर दें। आपका चयन हो। धन्यवाद।